हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग थ्योरी कर लिए हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय फार्मूले भी सही लगाते हैं पर आंसर नहीं मैच करता है। तो आज हम लोग उसी सारी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे कि शुरुआत में जब बच्चा थर्मोडायनेमिक्स पहली बार पढ़ता है तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, उसका आंसर क्यों नहीं मैच करता है। हालांकि थोड़े दिन प्रैक्टिस के बाद चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन आज उन्हीं सब प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात यह है कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, एक चैप्टर दोनों में आता है। और शायद ही कोई एग्ज़ाम हो, चाहे नीट हो, जेई एडवांस हो, चाहे 12th बोर्ड हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं आते। हर एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो क्या क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे। इसकी दो वजह होती है मेनली। पहला कि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स है तो उसमें उसका केमिस्ट्री का अलग साइन कन्वेंशन है और फिजिक्स का अलग साइन कन्वेंशन है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम होती है वो देखते हैं कि बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, वर्क डन है। ये जो प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक्स, इसकी अलग अलग बहुत सारी यूनिट होती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं यूनिट के बारे में, क्या क्या यूनिट होती है और बच्चा कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है। उन सारी चीज़ों को आज हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे 1 पास्कल, इसको PA शॉर्ट में बोलते हैं। 1 पास्कल जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और 1 बार भी आता है। 1 बार इक्वल टू क्या होता है? 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर की एक यूनिट आती है 1 atm प्रेशर, या इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी प्रेशर की यूनिट है। अब वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम की यूनिट जैसे 1 cc आता है। 1 cc किसके बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं शॉर्ट में? 1 cc। 1 cc किसके बराबर होता है बेटा? 1 cc बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर क्यूब। एक दूसरी यूनिट हम लोग यूज करते हैं 1 लीटर। 1 लीटर किसके बराबर होता है बेटा? 1 लीटर होता है 1000 cc, या फिर इसी को बोलते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। कभी कभी देखते हैं हम लोग, हाँ, ये वॉल्यूम की यूनिट हो गई। टेम्परेचर, हम लोग हमेशा टेम्परेचर को किस में लिखते हैं बेटा? हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लिखते हैं। टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? केल्विन होती है। टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है क्या होती है बेटा? केल्विन। इसको K से डिनोट करते हैं। ठीक है। हालांकि डिग्री सेल्सियस भी, जब तक टेम्परेचर डिफरेंस, दो टेम्परेचर का डिफरेंस ना दिया हो तब तक हम केल्विन यूज करते हैं। डिफरेंस में क्या होता है? केल्विन लगा या डिग्री सेल्सियस, दोनों केस में हमारा सही आ जाता है। तो ये हमारी सब यूनिट हुई। और थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ये अब इन सारी अलग अलग यूनिट की वजह से प्रॉब्लम क्या हमें देखने को मिलती है। तो इसको इरेज कर लेते हैं बेटा और देखते हैं थोड़ा सा आगे क्या केसेस बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम लोग PV = nRT लिखते हैं। ये क्या है बेटा? PV = nRT। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर आइडियल गैस। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस है।
अब बेटा इस इक्वेशन की विशेषता है कि थर्मोडायनेमिक में पूरे थर्मोडायनेमिक में चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, हर जगह ये बार बार यूज होता है। अब ये क्या होता है, अब ये इट इज अप्लीकेबल टू it is applicable for all process। तो थर्मोडायनेमिक का कोई भी प्रोसेस हो, चाहे एडियाबेटिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोथर्मल हो, कोई भी आइसोकोरिक हो, कोई भी प्रोसेस हो, मालूम हो न मालूम हो, सारे प्रोसेस के लिए ये क्या है, अप्लीकेबल है। कौन अप्लीकेबल है बेटा, PV इक्वल टू nRT। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि इस पे यूनिट का क्या क्या प्रभाव देखने को। जैसे PV इक्वल टू nRT लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ यूनिट की बात करते हैं। अगर प्रेशर को हम लोग बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं और वॉल्यूम को क्या लिख दें, मीटर क्यूब लिखना पड़ेगा। n क्या है, नंबर ऑफ मोल, और T को किस में लिख दे बेटा, केल्विन, T को केल्विन में लिख ले। तो यहाँ R की वैल्यू क्या होती है, R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा, इसकी वैल्यू होती है, R की वैल्यू क्या होती है बेटा, 8.314 यूनिट देख लेते हैं, जूल पर मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब इसी सेम इक्वेशन को बेटा हम लोग लिखते हैं एक बार और, इसी इक्वेशन को लिखते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे डिफरेंस देख, प्रेशर को किस में लिख दे बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ATM में। वॉल्यूम को किस में लिख दे, लीटर में लिख दें, और n नंबर ऑफ मोल है, T को केल्विन में लिख दें, ठीक है। तो अब यहाँ R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की यहाँ पे वैल्यू क्या होती है बेटा, R की वैल्यू होती है, R इक्वल टू क्या होता है, 0.0821 और यूनिट देख लेते हैं, लीटर ATM पर मोल केल्विन। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, लीटर ATM पर मोल केल्विन। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, जब यूनिट में अंतर कर रहे हैं तो क्या क्या आल की वैल्यू में हमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। जब यहाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखो, मीटर क्यूब रखो, केल्विन में रखो, तो आर की वैल्यू 8.314, और जब इसको ATM में लिखो, लीटर में, और टेम्परेचर को केल्विन में करो, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.821, ठीक है। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को इसको इरेज कर ले बेटा। इसको इरेज करने के बाद हम लोग इसी इक्वेशन को आगे देखते हैं। अब यहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, PV इक्वल टू nRT लिखते हैं, और यहाँ पे PV n को क्या, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है बेटा गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, यही होता है नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे n को क्या लिख देते हैं, स्मॉल m बाई कैपिटल M RT। अब यहाँ पे आगे बदलते हैं तो m बाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो RT बाई M। अब इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से थोड़ा देखेंगे। अगर यहाँ पे मान लो इसकी यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और रो की जो यूनिट है वो क्या लिखते हैं बेटा, रो की यूनिट लिखते हैं kg पर मीटर क्यूब। क्या लिखते हैं बेटा, kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पे R की वैल्यू तब हमें क्या रखनी पड़ेगी, R इक्वल टू लिखना पड़ेगा 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और T को क्या रखना पड़ेगा, T केल्विन में है। तो M क्या होगा बेटा, M क्या होगा, M होगा मॉलिक्यूलर, M होगा मॉलिक्यूलर मास इन kg।
मालिकुलर मास इन केजी होगा बेटा। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ऑक्सीजन को O2 को लेते हैं तो यहाँ पे क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर O2 को लेते हैं बेटा तो ये O2 का मालिकुलर मास कितना होता है 32 ग्राम। अब इसको हमें केजी में लिखना होगा, तो केजी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³ kg। अब यहाँ m की वैल्यू हमें क्या लिखनी पड़ेगी बेटा, यहाँ कैपिटल M की वैल्यू हमें क्या लिखनी पड़ेगी 32 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, तो अब यहीं पे PV इक्वल टू NRT को, अब इसी को फिर से देखते हैं, इसी इक्वेशन को फिर से देखते हैं बेटा। जैसे P इक्वल टू क्या है रो RT/m है। अब यहाँ अगर प्रेशर को क्या लिख दें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दें, रो को क्या लिख दें बेटा ग्राम पर लीटर। आर की वैल्यू कितनी लिखें, आर की वैल्यू लिखेंगे हम 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। तो और टी को केल्विन में लिख लेते हैं, टी को केल्विन में लिखें तो यहाँ यम की वैल्यू क्या होगी, यम क्या होगा बेटा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यम को क्या लिखना पड़ेगा बेटा मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए O2 को देखते हैं, अगर O2 गैस है हमारी तो इसका मॉलिक्यूलर मास O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 32 होता है, 32 ग्राम। तो यहाँ यम की वैल्यू क्या लिख देंगे सीधे सीधे 32 ग्राम। अगर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यूनिट को अच्छे से यूज करना होता है तभी हमारा आंसर सही आता है। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो साइन कन्वेंशन को लेके होती है। कभी केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन हम लोग फिजिक्स में लगा लेते हैं, फिजिक्स का केमिस्ट्री में, जिसके वजह से हमारा आंसर में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी बातें कर। तो बेटा यहाँ हम लोग फिजिक्स लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, और इन दोनों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं हम लोग फिजिक्स में Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U, ये NCERT के हिसाब से हम आप तुम लोगों को बता रहे हैं। तो जो फिजिक्स में लिखते हैं Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U, जहाँ Q क्या है हीट है, W क्या है वर्क डन है, और डेल्टा U क्या है डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अब ये क्या है इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है बेटा Q माइनस डेल्टा U, Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U क्या है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है, मतलब इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U है ये क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यह एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम इसी इक्वेशन को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या लिखते हैं Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U। अब ये क्या है बेटा ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही इक्वेशन है। यहाँ पे डिफरेंस देखो, फिजिक्स में क्या लिखते हैं Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U,
और यहाँ पे क्या लिखते हैं, Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा साइन कन्वेंशन देखते हैं। फिजिक्स में लिखते हैं हीट एडेड टू सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब हीट एडेड टू द सिस्टम क्या हम लेते हैं फिजिक्स में, को पॉजिटिव लेते हैं। सपोज एक कोई सिस्टम है बेटा और इसमें कोई हीट ऐड किया जा रहा है तो ये हीट क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी। केमिस्ट्री में इसी को क्या लिखते हैं, हीट एडेड टू सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी यहाँ भी कोई सिस्टम है बेटा, अगर इसको हीट ऐड किया जा रहा है इसमें तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। ये क्या है, सिस्टम है, ये भी कोई सिस्टम है। अगर किसी भी सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो, उसको हमेशा क्या हम लोग पॉजिटिव के साथ लिखते हैं। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या, वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। फिजिक्स में अगर कोई सिस्टम है बेटा, कोई सिस्टम है, अगर एक वर्क कर रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ पे कोई वर्क कर रहा है तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, यानी प्लस W हो जाएगा। यानी वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय सिस्टम इन फिजिक्स क्या कंसिडर करते हैं बेटा, पॉजिटिव इसको मानते हैं। केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में वर्क डन बाय ए सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव। अगर कोई सिस्टम है बेटा, अगर ये कोई वर्क कर रहा है, कोई सिस्टम है, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो इसको हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, निगेटिव लेते हैं। तो ये डिफरेंस है। वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री में रहेगा तो निगेटिव लिखेंगे, वर्क डन बाय सिस्टम फिजिक्स में रहेगा तो उसे क्या लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव लिखेंगे। अब दोनों कन्वेंशन में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं। ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ये भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, अगर मान लो कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है बेटा, कोई सिस्टम है, अगर ये W वर्क कर रहा है, अगर ये W वर्क कर रहा है तो अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे, केमिस्ट्री में सॉरी फिजिक्स में इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में इसको क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो वर्क डन बाय सिस्टम है तो ये क्या हो जाएगा, Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। यानी सिस्टम में जो हीट ऐड कर रहा है और सिस्टम जो कार्य कर रहा है उसको घटाने के बाद जो हीट बचती है वो क्या करती है बेटा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। यहाँ भी अगर इसको बदलते हैं, Q मान लो कोई सिस्टम W वर्क कर रहा है तो माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। यानी यहाँ पे भी कोई किसी सिस्टम में हीट ऐड किया जा रहा है और सिस्टम W वर्क कर रहा है तो उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है बेटा, डेल्टा U का। यानी दोनों, अगर यहाँ पे केमिस्ट्री में वर्क डन बाय सिस्टम को माइनस W लिखते हैं तो ये हमेशा क्या करता है, फिजिक्स जैसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में जो लिखते हैं वही रूप धारण कर ले रहा है। यानी इन दोनों साइन कन्वेंशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ को फॉलो करते हैं। देखो कहाँ डिफरेंस आ रहा है,
अगर Q कोई सिस्टम में Q हीट ऐड किया जा रहा है और सिस्टम W कार्य कर रहा है, तो Q माइनस W जो कार्य किया है उसको घटा दिए और जो हीट बची वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है। यहाँ भी देखते हैं किसी भी सिस्टम में Q हीट ऐड कर रहे हैं और सिस्टम W कार्य कर रहा है, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस W, यानी W कार्य कर रहा है तो जो हीट बचेगी वो क्या करेगी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी। तो कहीं भी दोनों साइन कन्वेंशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसका जो फॉर्म है फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो इक्वेशन है ये थोड़ा सा अलग लिखा जाता है दोनों सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अब बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जो केमिस्ट्री में जो आंसर आएगा फिजिक्स में भी वही आंसर आएगा, बस सॉल्व करने के थोड़े से प्रोसेस में अंतर आ जाता है। तो आई होप बेटा अगर तुम लोग इन बातों को समझे होगे तो तुम्हारी भी गलतियां थोड़ा कम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।